कहाँ चली गई मेरी बिटिया? जल्दी आओ, बहुत तेज प्यास लगी है। दोनों बहनें दौड़ती हुई पिता के पास आती हैं। पिताजी, घर में तो एक भी बूंद पानी नहीं है और आप मुझे कभी नदी या तालाब पर जाने ही नहीं देते। हाँ पिताजी, घर में पानी खत्म हो गया है। अगर होता तो मैं तुरंत आपके लिए ले आती। कोई बात नहीं बिटिया। मंजू, तुम जल्दी से जाकर पानी ले आओ, और संजू, तब तक तुम रसोई में खाना बनाने की तैयारी करो। पिताजी, आप रोज मंजू को ही पानी लेने भेजते हैं, मुझे कभी तालाब पर नहीं जाने देते। कम से कम आज तो मुझे एक मौका दीजिए। मंजू अपनी बहन के सांवले रंग के कारण अक्सर झिझकती थी। वो मन ही मन सोचने लगी कि अगर संजू मेरे साथ जाएगी तो लोग फिर से रंग रूप को लेकर ताने मारेंगे और मुझे भी उनकी बातें सुननी पड़ेंगी। तभी मंजू ने एक बहाना बनाया। अच्छा ठीक है संजू, अगर तुम्हारी इतनी इच्छा है तो तुम भी चलो। वैसे भी आज मेरे हाथों में थोड़ा दर्द है, तो पानी का मटका तुम ही उठा कर लाना। ठीक है मंजू, मैं मटका उठाकर चलूंगी। बड़ी बहन संजू खुशी खुशी सिर पर मटका रखकर आगे चलने लगी और मंजू उसके पीछे पीछे चलने लगी। रास्ते भर मंजू यही सोच रही थी कि लोग संजू के रंग का मजाक उड़ाते हैं, जिससे उसे खुद भी शर्मिंदगी महसूस होती है। जल्द ही दोनों बहनें तालाब के किनारे पहुंच गईं। वहां गांव की कुछ औरतें पहले से ही पानी भर रही थीं। संजू को देखते ही उन्होंने ताने मारना शुरू कर दिया। अरे मंजू, जरा देखो तो तुम्हारे साथ ये कौन आया है। संजू, कभी तुमने जामुन का फल देखा है? अरे बहन, जरा जल्दी जल्दी पानी भर लो, कहीं संजू का सांवला हाथ पानी में ना लग जाए, नहीं तो तालाब का पानी भी गहरा ना हो जाए। संजू समझ गई कि वे औरतें उसके सांवले रंग का मजाक उड़ा रही हैं। उसका दिल टूट गया, लेकिन वो शांत रही और चुपचाप नीचे मुंह करके खड़ी रही। मंजू अपनी बहन की ये तौहीन बर्दाश्त नहीं कर पाई। भले ही वो संजू से थोड़ा चिढ़ती थी, लेकिन अंदर से वो अपनी बहन से बहुत प्यार करती थी। सुनिए आप सब, आप लोग क्या कह रही है मुझे सब समझ आ रहा है। आप यहाँ पानी भरने आई हैं, पानी भरिए और चुपचाप अपने घर जाइए। मेरी बहन के बारे में एक शब्द भी मत कहिएगा। देखो तो भाई, हम किसे बोल रहे थे और बुरा किसे लग रहा है। चलो चलो यहाँ से, आखिरकार खून का रिश्ता तो खून का ही होता है। औरतें बड़बड़ाते हुए वहाँ से तुरंत चली गईं। उनके जाने के बाद संजू ने नम आंखों से मंजू की तरफ देखा। मंजू, तुम मेरे लिए किस किस से लड़ोगी? लोग तो हमेशा से मेरे रूप का मजाक उड़ाते आए हैं। मैं जानती हूँ कि मेरी वजह से तुम्हें भी बातें सुननी पड़ती हैं, फिर भी तुम मेरा बचाव करती हो। संजू, तुम पानी भरो। मैं इसीलिए तुमसे कहती हूँ कि घर से बाहर मत निकला करो। तुम्हारी वजह से मुझे भी लोगों की फिजूल बातें सुननी पड़ती हैं। ठीक है मंजू, आगे से मैं तुम्हारी बात मानूंगी और बाहर नहीं आऊंगी। दोनों बहनों ने मटके में पानी भरा और शांत मन से घर की ओर लौट आई। जब वे घर पहुंची तो उन्होंने देखा कि घर के आंगन में कुछ नए मेहमान बैठे हुए हैं। नए मेहमानों को देखकर संजू और मंजू हैरान रह गए। पिताजी, ये सब कौन है? अरे चुप रहो बिटिया, ये लोग तुम्हारे लिए रिश्ता लेकर आए हैं। मंजू, तुम तुरंत अंदर कमरे में जाओ, कहीं ऐसा ना हो कि वे तुम्हें देखकर संजू की जगह तुम्हारा रिश्ता मांगने लगे। पिता की बात सुनते ही मंजू चुपचाप अंदर कमरे में चली जाती है और संजू सिर झुकाए वहीं खड़ी रहती है। आए हुए मेहमानों में लड़के के माता पिता और लड़का खुद शामिल थे। लड़के का पिता संजू को ध्यान से देखता है और हरिया से सवाल करता है। अरे भाई साहब, अपनी लड़की को सामने तो लाइए। अभी जो लड़की अंदर भाग कर गई वही आपकी बेटी है ना? अरे नहीं नहीं भाई साहब, वो तो मेरी छोटी बेटी मंजू है, अभी बहुत छोटी है। जो आपके सामने खड़ी है यही मेरी बड़ी बेटी संजू है। इसी के रिश्ते की बात करने के लिए मैंने आपको बुलाया था। इतना सुनते ही लड़के वाले अपनी जगह से झटके से खड़े हो गए। लड़के की माँ संजू को ऊपर से नीचे तक देखकर मुंह बनाने लगी। क्या? अरे भाई साहब, कुछ तो सोच समझकर बात कीजिए। हम एक प्रतिष्ठित और अच्छे खानदान से हैं। हमने सोचा था कि भले ही गरीब परिवार है, पर लड़की संजू संस्कारी होगी। लेकिन रूप रंग भी तो कोई चीज होती है। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। अरे भाई साहब, बराबरी ना सही, पर कम से कम लड़की तो देखने लायक होती। जो छोटी वाली लड़की अभी अंदर गई है, उससे हमारे बेटे का रिश्ता कर दीजिए। इस बड़ी लड़की से तो हम बिल्कुल रिश्ता नहीं करेंगे। भाई साहब ऐसा मत कहिए, ये भी तो मेरी ही बिटिया है, दिल की बहुत साफ है और घर का सारा काम जानती है। देखिए हरिया जी, रिश्ता नहीं हो सकता। हम समाज में अपनी हंसी नहीं उड़वा सकते। अगर रिश्ता करना है तो अपनी छोटी बेटी मंजू से कीजिए, वरना हम जा रहे हैं। इतना कहकर लड़के वाले गुस्से में वहाँ से चले जाते हैं। उनके जाने के बाद संजू का दिल टूट जाता है और उसकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं। हे ईश्वर, आपने मुझे इस दुनिया में क्यों भेजा? अगर भेजना ही था तो मुझे ऐसा रूप क्यों दिया जिसकी वजह से मेरे पिता को रोज जलील होना पड़ता है? क्या मेरा दिल साफ होना काफी नहीं है? दूसरी तरफ बेटियों के भविष्य की चिंता में हरिया भी उदास मन से घर से बाहर निकल जाते हैं। धीरे धीरे ढलते ढलते रात हो जाती है। संजू अपने आंसू पोंछकर उठती है, पिता और बहन के लिए चुपचाप खाना बनाती है, उन्हें खिलाती है और खुद भूखे पेट सो जाने का नाटक करती है। रात के ठीक 12 बजे जब पूरा गांव गहरी नींद में सो रहा था, संजू बिना किसी को बताए चुपचाप घर का दरवाजा खोलकर बाहर निकल जाती है। वो गांव छोड़कर जंगल के कच्चे रास्ते पर अकेली चलने लगती है। सन्नाटे भरे जंगल में संजू लगातार चलती जा रही थी। तभी अचानक रास्ते में उसे एक कमजोर और बूढ़ी औरत बैठी हुई दिखाई देती है। उस सुनसान जंगल में इतनी रात गए बूढ़ी माता को देखकर संजू के कदम रुक जाते हैं। संजू के मन में उनके प्रति दया आ जाती है और वो उनके पास जाती है। माँ जी, इस आधी रात को इस खौफनाक जंगल के सन्नाटे में आप अकेली क्या कर रही है? कौन है आप और आपका परिवार कहाँ है? परिवार? मेरी बच्ची, इस दुनिया में मेरा कोई नहीं है, ना कोई अपना ना कोई ठिकाना। ये अंधेरा और ये वीराना ही अब मेरा वजूद है। पर तुम इस वक्त यहाँ क्या कर रही हो?
तुम्हारे चेहरे का ये दर्द चिल्ला चिल्ला कर कह रहा है कि तुम किसी गहरी मुसीबत में हो। मेरी किस्मत ही मेरी सबसे बड़ी मुसीबत है माँ जी। ईश्वर ने मुझे इस सांवले रंग के साथ पैदा किया है। समाज के ताने, लोगों की नफरत और अपनों की लाचारी हर दिन मुझे अंदर से तोड़ती है। आज तो हद ही हो गई। मेरे इस रूप की वजह से मेरे पिता को नीचा देखना पड़ा। मैं इस दर्द से अब आजादी चाहती हूँ। बूढ़ी औरत संजू की बातें ध्यान से सुनती रही। उसके होठों पर एक अजीब और रहस्यमय मुस्कान तैर गई। दरअसल वो कोई साधारण लाचार औरत नहीं, बल्कि एक मायावी जादूगरनी थी। रूप रंग की ये दुनिया बड़ी बेरहम है लड़की। लेकिन अगर मैं कहूँ कि तुम्हारी इस बदकिस्मती का अंत हो सकता है, अगर मैं तुम्हें एक ऐसे राज के बारे में बताऊं जो तुम्हारी पूरी दुनिया बदल सकता है। राज? कैसा राज माँ जी? इस जंगल के सबसे गुप्त और खतरनाक हिस्से में एक जादुई आईना छुपा हुआ है। वो कोई आम शीशा नहीं है। जो भी उस आईने के सामने खड़ा होकर अपना अक्स देखता है, उसका सावलापन गायब हो जाता है। वो उसे दुनिया की सबसे खूबसूरत और रूपवान इंसान बना देता है। क्या? एक जादुई आईना जो मुझे सुंदरता दे सकता है? क्या ये सच है माँ जी, या आप मेरी लाचारी का मजाक उड़ा रही हैं? मेरी बात याद रखना लड़की, माया कभी मजाक नहीं करती। अगर तुम्हें मुझ पर यकीन है तो कल रात ठीक इसी समय मुझसे इसी मोड़ पर मिलना। मैं तुम्हें उस जादुई आईने तक ले चलूंगी। लेकिन याद रहे, ये बात सिर्फ तुम्हारे और मेरे बीच रहनी चाहिए। ठीक है माँ जी, मैं कल रात इसी वक्त आपसे यहीं मिलूंगी। संजू का दिल उम्मीद की एक नई किरण से धड़क रहा था। वो तेज कदमों से वापस अपने गांव की ओर लौट पड़ी। जैसे ही वो दबे पांव अपने घर के मुख्य दरवाजे पर पहुंची और कुंडी खोलने लगी, अचानक दरवाजा अंदर से खुल गया। सामने उसकी छोटी बहन मंजू खड़ी थी। उसके चेहरे पर गुस्से और शक के भाव थे। कहाँ गई थी तुम इतनी रात को? पूरा घर सो रहा है और तुम इस भयानक अंधेरे में बाहर क्या गुल खिला रही थी संजू? मंजू, तुम अभी तक सोई नहीं? मैं बस यूं ही थोड़ा टहलने बाहर निकल गई थी। खुली हवा की जरूरत थी मुझे। सच मत छुपाओ संजू, तुम मेरी बड़ी बहन जरूर हो, लेकिन मुझे बेवकूफ मत बनाओ। आधी रात को कोई टहलने जंगल की तरफ नहीं जाता। तुम मुझे सच बताने वाली हो या नहीं? मंजू प्लीज, कुछ नहीं हुआ है। तुम कमरे में चलो और सो जाओ। तुम्हें हमारी स्वर्गीय माँ की कसम संजू, अगर तुमने मुझसे एक भी झूठ बोला तो समझ लेना, आज के बाद हमारा बहन का रिश्ता खत्म। अब बताओ, क्या छुपा रही हो तुम? माँ की कसम सुनते ही संजू टूट गई। उसने अपनी बहन का हाथ पकड़ा और धीरे से उसे खींचकर कमरे के अंदर ले गई। दरवाजा बंद करके उसने चारों तरफ देखा कि कहीं पिताजी जग ना जाएं। ठीक है मंजू, शांत हो जाओ। मैं तुम्हें सब सच बताती हूँ। मैं जंगल में गई थी और वहाँ मुझे एक बूढ़ी औरत मिली। बूढ़ी औरत? जंगल में? हाँ मंजू, वो कोई साधारण औरत नहीं है। उसने मुझे बताया कि जंगल के गहरे और रहस्यमयी रास्ते पर एक जादुई आईना रखा हुआ है। वो कोई ऐसा शीशा है जो किसी भी सांवले इंसान को पल भर में बेइंतहा खूबसूरत और गोरा बना सकता है। कल रात वो औरत मुझे उसी जादुई आईने के पास ले जाने वाली है। मंजू ने जब जादुई आईने और असीम सुंदरता की बात सुनी तो उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक और लालच छा गया। वो मन ही मन सोचने लगी कि अगर वो आईना इतना ताकतवर है तो वो खुद भी और ज्यादा सुंदर बन सकती है। जादुई आईना जो रूप बदल सकता है। संजू, अगर तुम्हारी बात में 1% भी सच्चाई है तो तुम अकेली उस जंगल में नहीं जाओगी। मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी। क्या? नहीं मंजू, तुम क्यों जाओगी? वो रास्ता बहुत खतरनाक हो सकता है। और फिर अगर पिताजी को पता चल गया तो? पिताजी की चिंता तुम मुझ पर छोड़ दो। कल सुबह उठते ही हम पिताजी से कहेंगे कि बुआ के यहाँ से एक जरूरी संदेश आया है। बुआ की तबीयत बहुत खराब है और उन्होंने हम दोनों बहनों को तुरंत अपने पास बुलाया है। पिताजी हमें मना नहीं पाएंगे और खुशी खुशी जाने देंगे। बुआ की बीमारी का बहाना? क्या पिताजी इस पर यकीन कर लेंगे? बिल्कुल करेंगे। वो हम पर शक कभी नहीं करेंगे। बस अब तुम चुपचाप सो जाओ। कल की रात हमारी जिंदगी की सबसे बड़ी और रहस्यमयी रात होने वाली है। इतना कहकर दोनों बहनें अपने अपने बिस्तर पर लेट गईं। संजू की आंखों में एक खूबसूरत चेहरे का सपना था, तो वहीं मंजू की आंखों में उस जादुई आईने को हासिल करने की लालसा थी। सूरज की पहली किरण के साथ गांव उदयपुर में एक नई सुबह का आगाज हो चुका था। चिड़ियों की चहचहाहट तो शुरू हो गई थी, लेकिन हरिया के घर में सन्नाटा पसरा हुआ था। रात के रहस्यमयी वाकये और देर तक जागे होने की वजह से संजू और मंजू दोनों ही अभी तक अपने बिस्तरों पर गहरी नींद में सोई हुई थीं। तभी पिता हरिया कमरे में दाखिल हुए। उनके चेहरे पर एक अजीब सी जल्दी और आंखों में कुछ करने की उम्मीद थी। उठो संजू, उठो मंजू बिटिया। देखो, दिन ढलने से पहले मुझे निकलना होगा। जल्दी जागो मेरी बेटियों। दोनों बहनें घबराकर झटके से उठ बैठती हैं और एक दूसरे का मुंह ताकने लगती हैं। पिताजी, आप इतनी सुबह सुबह तैयार होकर कहाँ जाने की बात कर रहे हैं? सब खैरियत तो है ना? हाँ बिटिया, सब ठीक है। भगवान की कृपा से मुझे शहर में 1 हफ्ते का बड़ा काम मिल गया है। एक बड़े साहूकार के यहाँ काम है, मजदूरी बहुत अच्छी मिलेगी। अगर सब ठीक रहा तो हमारे दिन भी बदल जाएंगे। शहर का काम? पर पिताजी, आप इतनी दूर अकेले कैसे जाएंगे? और आप कब तक वापस लौटेंगे? मैं पूरे 1 हफ्ते बाद लौटूंगा मंजू। बस तुम दोनों घर पर अपना ध्यान रखना, एक दूसरे का ख्याल रखना और किसी बात पर झगड़ा मत करना। संजू, तुम बड़ी हो, घर की जिम्मेदारी अब तुम्हारे हाथों में है। आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए पिताजी, मैं घर की और मंजू की पूरी जिम्मेदारी संभालूंगी।
आप बस आराम से जाइए और अपना ध्यान रखिएगा। दोनों बहनों ने तुरंत उठकर रसोई का रुख किया। संजू ने जल्दी जल्दी आग जलाई और स्वादिष्ट खाना पकाया। हरिया ने दोनों बेटियों के सिर पर हाथ रखकर आशीर्वाद दिया, अपना झोला उठाया और गांव के रास्ते शहर की ओर निकल पड़े। पिता के जाते ही घर में एक बार फिर सन्नाटा छा गया। संजू को लग रहा था कि अब उन्हें बुआ के यहाँ जाने का झूठा बहाना बनाने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि पिताजी तो खुद ही एक हफ्ते के लिए शहर चले गए थे। लेकिन मंजू के दिमाग में उस जादुई आईने और बूढ़ी औरत को लेकर अलग ही खिचड़ी पक रही थी। संजू, पिताजी तो चले गए, अब हमारे पास पूरा मौका है। मैं तालाब से पानी भरने जा रही हूँ। तुम तब तक घर का बाकी काम निपटा लो और रात की तैयारी सोच कर रखो। पानी लेने तुम अकेले जाओगी? पर मंजू, कल रात तो तुमने मुझसे कहा था कि। कल रात की बात अलग थी संजू, अब परिस्थिति बदल चुकी है। मैं बाहर जाकर देख आती हूँ कि गांव का माहौल कैसा है। और हाँ, आज रात हमें उस घने जंगल में जाना ही है, इसलिए तुम घर पर रहकर सारी तैयारी पूरी रखो। मैं जल्दी पानी लेकर वापस आती हूँ। मंजू घर से पानी का मटका लेकर तो निकली थी, लेकिन उसके कदम तालाब की तरफ नहीं, बल्कि गांव के ठीक बाहर एक पुराने और बरगद के घने पेड़ के नीचे बनी साधु की कुटिया की ओर मुड़ गए। मंजू बेवकूफ नहीं थी, उसे उस बूढ़ी औरत पर पूरी तरह भरोसा नहीं था। वो उस जादुई आईने की सच्चाई जानना चाहती थी। प्रणाम बाबा, मुझे माफ कीजिएगा, पर मुझे एक बहुत जरूरी सवाल का जवाब चाहिए। क्या इस जंगल में वाकई कोई ऐसा जादुई आईना है जो इंसान की काया पलट सकता है? साधु महाराज ने धीरे से अपनी आंखें खोली। उनकी गहरी आंखों में चिंता की लकीरें उभर आईं। बेटी, तुम जिस आईने की बात कर रही हो वह कोई दिव्य वरदान नहीं, बल्कि एक भयानक काली विद्या का हिस्सा है। और जिस औरत से तुम्हारी बहन मिली है वह कोई लाचार बूढ़ी औरत नहीं, एक बहुत ही शातिर और खतरनाक जादूगरनी है। क्या जादूगरनी? पर वो तो मेरी सावली बहन संजू की मदद करना चाहती है। नहीं पुत्री, वह किसी की मदद नहीं करती। तुम्हारी बहन संजू तो केवल एक मोहरा है। वह जादूगरनी संजू के दुख और दर्द का फायदा उठाकर उसे उस खतरनाक रास्ते पर धकेल रही है। वह आईना सदियों से एक गुप्त गुफा में बंद है, जहाँ तक पहुँचने का रास्ता बेहद खौफनाक है। बाबा, पर क्या ये सच है कि वो आईना इंसान को दुनिया का सबसे सुंदर और रूपवान इंसान बना सकता? हाँ बेटी, उस आईने में ये भयानक शक्ति है। जो भी इंसान उसके सामने खड़ा होकर पहली इच्छा मांगेगा, वह आईना उसे बेइंतहा सुंदर कर देगा। लेकिन याद रखो, उस जादुई आईने तक का सफर मौत के बराबर है। वह सफर बहुत लंबा, दुर्गम और खतरनाक है। बाबा, मुझे उस आईने का पता बता दीजिए। मैं उस आईने तक पहुंचना चाहती हूँ। मैं तुम्हें उसका पता नहीं बता सकता पुत्री, क्योंकि वह स्थान एक काली शक्ति के साए में छुपा हुआ है। उसका रास्ता सिर्फ वही जादूगरनी जानती है, वही तुम्हें वहां तक ले जा सकती है। लेकिन चेतावनी याद रखना, उस रास्ते पर कदम रखने का मतलब है अपनी जान दांव पर लगाना। साधु की बातों ने मंजू के दिल में डर कम और लालच ज्यादा पैदा कर दिया। उसने मन ही मन फैसला कर लिया कि वह संजू को उस आईने के पास पहले कभी नहीं जाने देगी। वह संजू का इस्तेमाल केवल रास्ता ढूंढने के लिए करेगी और आईने के सामने सबसे पहले खुद जाकर खड़े होकर असीम सुंदरता की पहली इच्छा मांग लेगी। मंजू ने कुटिया के पास वाले कुएं से मटके में पानी भरा और तेज कदमों से अपने घर की ओर लौट पड़ी। उसके चेहरे पर अब संजू के प्रति कोई हमदर्दी नहीं थी, बल्कि एक खतरनाक लालच की छाया आ चुकी थी। संजू, तू तो बस उस जादूगरनी की कठपुतली है। उस जादुई आईने की पहली इच्छा सिर्फ और सिर्फ मेरी होगी। दुनिया की सबसे खूबसूरत लड़की मैं ही बनूंगी। मन में लालच की आग लिए मंजू घर पहुंची। दोनों बहनों ने शाम का खाना बनाया और चुपचाप रात होने का इंतजार करने लगी। जैसे ही रात का गहरा सन्नाटा छाया, दोनों बहनें बिना कोई आहट किए घर से निकलकर घने जंगल की ओर बढ़ गईं। तय किए हुए स्थान पर वही बूढ़ी औरत बैठी उनका इंतजार कर रही थी। लेकिन जैसे ही उसकी नजर संजू के साथ मंजू पर पड़ी, उसकी आंखें गुस्से से लाल हो गईं। ये क्या बेवकूफी है संजू, मैंने तुम्हें अकेले आने को कहा था। इस लड़की को साथ लाकर तुमने इस राज को खतरे में डाल दिया है। मुझे माफ कर दीजिए माँ जी, ये मेरी छोटी बहन मंजू है। ये मुझसे बहुत प्यार करती है और इस खतरनाक सफर में मेरी मदद करना चाहती है। जानती थी कि वो औरत एक खतरनाक जादूगरनी है, लेकिन वो शांत खड़ी रही। जादूगरनी ने थोड़ा सोचकर अपने गुस्से पर काबू पाया। ठीक है, लेकिन मेरी बात कान खोल कर सुन लो। इस जादुई आईने के बारे में अब तीसरे किसी इंसान को पता नहीं चलना चाहिए। यहाँ से सीधे उत्तर दिशा में जाओ। 3 दिन का बेहद लंबा और दुर्गम सफर है। 3 दिन बाद तुम्हें इस जंगल के अंतिम छोर पर एक मायावी जंगल मिलेगा। मायावी जंगल? हाँ, उसी मायावी जंगल के बीचों बीच एक पुरानी गुफा है, जहाँ वो जादुई आईना रखा है। सबसे अहम बात, उस आईने के पास पहुंचकर उससे कोई बात मत करना। वो एक छलावा है। अगर तुमने उसकी बात सुनी तो अपनी जान से हाथ धो बैठोगी। तुम्हें बस उस आईने को उठाकर सही सलामत मेरे पास लेकर आना है, समझे? जी माँ जी, जैसा आप कहेंगी हम वैसा ही करेंगी। दोनों बहनों ने उस औरत को प्रणाम किया और रात के अंधेरे में ही उस खौफनाक सफर पर आगे बढ़ गईं। वे लगातार चलती रहीं।
जंगल का सन्नाटा और जंगली जानवरों की आवाजें दिल दहला रही थी। चलते चलते जब भोर होने को आई और वे थककर चूर हो गईं, तो रास्ते में एक विशालकाय बरगद के पेड़ के नीचे विश्राम करने के लिए लेट गईं। थकान इतनी ज्यादा थी कि दोनों को तुरंत गहरी नींद आ गई। सुबह का सूरज ढलती धुंध को चीरता हुआ बाहर निकला। उसी समय उस जंगल में घोड़े के टापों की आवाज गूंजने लगी। पड़ोस के राज्य का राजकुमार अपने वफादार सेनापति के साथ शिकार खेलने उस घने जंगल में आया हुआ था। हुजूर, जरा ठहरिए, आगे पेड़ के नीचे कोई सोया हुआ है। इस भयानक और वीरान जंगल में 2 लड़कियां अकेले। सेनापति, चलकर देखते हैं कौन है ये। जब राजकुमार की नजर उन दोनों सोई हुई बहनों पर पड़ी तो वो हैरान रह गया। एक बहन सांवली और सादगी से भरी लग रही थी, तो दूसरी गोरी और सुंदर। सुनो, ओ कन्याओं, जागो। इस खतरनाक जंगल में तुम दोनों ऐसे बेफिक्र होकर क्यों सो रही हो? जैसे ही राजकुमार ने आवाज दी, संजू और मंजू की आंखें झटके से खुल गईं। आप कौन है और इस सुनसान जंगल में हमारे पास क्या कर रहे हैं? सावधान लड़की, जरा तमीज से बात करो। तुम्हारे सामने इस राज्य के भावी उत्तराधिकारी राजकुमार वीरवर्धन खड़े हैं। राजकुमार शब्द सुनते ही मंजू की आंखें चमक उठी। उसने अपनी पोशाक ठीक की और अपनी सुंदर आंखों से राजकुमार की तरफ देखा। मंजू अपने मन ही मन सोचने लगी, वाह, कितना सुंदर और पराक्रमी राजकुमार है। ये जरूर मेरे रूप रंग को देखकर मुझसे प्रभावित हो जाएगा। मंजू राजकुमार को रिझाने के इरादे से आगे बढ़ी, लेकिन राजकुमार वीरवर्धन की नजरें मंजू के गोरे रूप को पार करती हुई पीछे खड़ी संजू के सादगी और मासूमियत से भरे चेहरे पर जाकर टिक गईं। संजू की आंखों में जो सच्चाई और पवित्रता थी, उसने राजकुमार के दिल को छू लिया। सेनापति, इन मासूम कन्याओं को डराने की जरूरत नहीं है। हे सुंदरी, आप इस भयानक जंगल में अकेली क्या कर रही हैं? आप इतनी भयभीत क्यों हैं? जैसे ही राजकुमार के मुख से संजू के लिए सुंदरी शब्द निकला, वहाँ मानो सन्नाटा छा गया। बचपन से लेकर आज तक हर किसी ने उसे काली, सावली या कुरूप कहकर दुत्कारा था। आज पहली बार किसी पुरुष ने, और वो भी एक राजकुमार ने, उसे इतने सम्मान के साथ सुंदरी कहा था। संजू की आंखों में खुशी और हैरानी के आंसू छलछलाए। वहीं दूसरी ओर ये दृश्य देखकर मंजू का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। उसके अहंकार को बहुत गहरा धक्का लगा था। सुंदरी, इस राजकुमार की मति मारी गई है क्या? मुझ जैसी अप्सरा जैसी गोरी लड़की इसके सामने खड़ी है और ये इस सांवली संजू को सुंदरी कह रहा है। ये कैसे हो सकता है? संजू ने अपने आंसू पोंछे और राजकुमार के सामने हाथ जोड़कर अपनी आप बीती सुनाने का फैसला किया। राजकुमार जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आज तक मुझे किसी ने इतने सम्मान से नहीं देखा। सच तो ये है कि मैं अपने सावले रंग के कारण समाज के तानों से तंग आ चुकी थी। हमें जंगल में एक बूढ़ी महिला मिली जिसने हमें एक जादुई आईने के बारे में बताया है। वह आईना इस जंगल के अंत में एक मायावी गुफा में छुपा है, जो किसी भी इंसान की काया पलट सकता है। हम उसी की खोज में निकले हैं। जादुई आईना? हुजूर, ये जरूर कोई छलावा या मायावी जाल है। आपको इन बातों में नहीं पड़ना चाहिए। नहीं सेनापति, जादुई आईना सच है या झूठ, ये तो वक्त बताएगा। लेकिन इस कन्या की आंखों का दर्द सच्चा है। इतनी निर्दोष और दिल की साफ लड़की के साथ किस्मत ने बड़ा अन्याय किया है। इस खतरनाक और मायावी रास्ते पर इन दोनों लड़कियों को अकेले छोड़ना किसी अपराध से कम नहीं होगा। राजकुमार जी, आप सही कह रहे हैं। वह रास्ता बहुत खतरनाक है। अगर आप हमारे साथ चलेंगे तो आपकी बड़ी कृपा होगी। सेनापति, मेरा हुक्म सुनो। तुम तुरंत राजमहल वापस जाओ और महाराज से कहना कि राजकुमार अध्ययन के लिए कुछ दिनों के लिए गुरुकुल गए हैं। मैं इन दोनों बहनों की सुरक्षा के लिए इस जादुई आईने की खोज में इनके साथ जाऊंगा। लेकिन हुजूर, महाराज को पता चला तो? और आपकी सुरक्षा का क्या? मेरी चिंता मत करो सेनापति, ये मेरा अंतिम फैसला है। तुम जाओ। सेनापति अपने राजकुमार का हुक्म टाल नहीं सका। उसने झुककर प्रणाम किया और तेजी से राजमहल की ओर लौट गया। अब इस रहस्यमयी और खतरनाक सफर में 2 नहीं बल्कि 3 लोग शामिल हो चुके थे, संजू, मंजू और राजकुमार वीरवर्धन। संजू मन ही मन ईश्वर का शुक्रिया अदा कर रही थी। उसके सांवले रंग से आज किसी ने घृणा नहीं की थी, बल्कि उसके अंदर के इंसान को सराहा था। राजकुमार का साथ पाकर उसका हौसला 100 गुना बढ़ गया था। लेकिन दूसरी तरफ मंजू के दिमाग में एक नया जलन का रस घुल रहा था। राजकुमार का ध्यान अभी इस संजू पर है, पर एक बार हम उस जादुई आईने तक पहुंच जाएं। जैसे ही मैं आईने के सामने जाकर दुनिया की सबसे खूबसूरत औरत बनूंगी, ये राजकुमार खुद ब खुद मेरे कदमों में होगा और संजू हमेशा के लिए पीछे छूट जाएगी। 3 यात्रियों का ये दल अब घने जंगल के उस गुप्त रास्ते पर आगे बढ़ने लगा, जहां मायावी शक्तियां उनका इंतजार कर रही थी। तीनों यात्री दिन भर घने और पथरीले रास्तों पर चलते रहे। रास्ते में कई डरावनी आवाजें आईं, लेकिन राजकुमार के साथ होने की वजह से संजू के दिल में एक भरोसा था। धीरे धीरे सूरज ढल गया और घने जंगल में आधी रात का खौफनाक सन्नाटा छा गया। तीनों ने एक सुरक्षित पेड़ के नीचे विश्राम करने का फैसला किया और थकान के कारण सो गए। रात के ठीक 2 बजे संजू की नींद अचानक खुल गई। उसे लगा जैसे कोई उसके पास से उठकर गया हो। उसने घबराकर अपने बगल में देखा। मंजू वहां नहीं थी। मंजू, मंजू कहाँ गई तुम? संजू का दिल तेजी से धड़कने लगा। इतने भयानक और मायावी जंगल में अकेले निकलना खतरे से खाली नहीं था। वो बिना देर किए चुपचाप मंजू को ढूंढने के लिए घने अंधेरे में आगे बढ़ गई। उसी पल हल्की सी आहट पाकर राजकुमार वीरवर्धन की आंखें भी खुल गईं। उन्होंने देखा कि संजू अकेली अंधेरे जंगल की तरफ जा रही है। राजकुमार तुरंत सावधान हो गए और दबे पांव संजू के पीछे पीछे चलने लगे। संजू जंगल में थोड़ी दूर आगे बढ़ी, जहां चांद की धुंधली रोशनी जमीन पर पड़ रही थी।
वहाँ एक चट्टान पर मंजू अकेली बैठी रो रही थी। संजू को राहत मिली कि उसकी बहन सुरक्षित है। वो दौड़कर मंजू के पास पहुंची और उसके बगल में बैठ गई। उसी समय राजकुमार वीरवर्धन भी वहाँ पहुंच गए और बिना कोई आवाज किए एक विशालकाय पेड़ के पीछे छिपकर दोनों बहनों की बातें सुनने लगे। मंजू, तुम आधी रात को यहाँ अकेली क्यों बैठी हो? तुम्हें पता भी है ये जंगल कितना खतरनाक है। तुम इतनी उदास क्यों हो? संजू, मैं क्या करूँ, मुझे समझ नहीं आ रहा। जब से ये राजकुमार हमारे साथ आए हैं, उन्होंने मेरी तरफ मुड़कर भी नहीं देखा। पूरे गांव में हर कोई मेरे रूप की तारीफ करता था, लेकिन इस राजकुमार ने मुझे छोड़कर तुम्हें सुंदरी कहा। मुझे जलन हो रही थी संजू। मंजू, तुम ये क्या कह रही हो? सच तो ये है संजू कि मैं उस जादुई आईने तक तुमसे पहले पहुंचना चाहती थी। मैं चाहती थी कि आईने के सामने खड़ी होकर सबसे पहले मैं दुनिया की सबसे बेइंतहा खूबसूरत औरत बनने की इच्छा मांगूं, ताकि ये राजकुमार सिर्फ मुझे देखे और मुझसे प्यार करे। पेड़ के पीछे छिपे राजकुमार ये सब सुनकर हैरान रह गए। उन्हें समझ आ गया कि मंजू का गोरा रूप तो बस एक छलावा था। उसका दिल लालच और घमंड से भरा हुआ था। मंजू का ये कड़वा सच सुनकर संजू का दिल टूट जाना चाहिए था, लेकिन उसने ऐसा कुछ नहीं किया। उसके चेहरे पर गुस्से की जगह एक गहरी हमदर्दी और प्यार छा गया। मंजू, अगर ये बात है तो तुम उदास क्यों होती हो? बचपन से लेकर आज तक मुझे लोगों के तानों के अलावा कुछ नहीं मिला। मैं तो इस सांवले रंग के साथ जीना सीख चुकी हूँ। अगर तुम्हारी खुशी उस आईने से मिलने वाली सुंदरता और राजकुमार के प्यार में है, तो तुम्हारी खुशी में ही मेरी खुशी है। क्या तुम मुझसे गुस्सा नहीं हो संजू? मैं तुमसे गुस्सा कैसे हो सकती हूँ? तुम मेरी छोटी बहन हो। उस जादुई आईने के सामने तुम ही पहले जाना और खुद के लिए सुंदरता मांग लेना। अगर राजकुमार तुम्हें पसंद कर ले तो इससे बड़ी खुशी मेरे लिए क्या होगी? मुझे तो वैसे भी लोग पसंद नहीं करते, यहाँ तक कि मेरी अपनी छोटी बहन भी मुझसे प्यार नहीं करती। संजू का ये आखिरी वाक्य तो मेरी अपनी बहन भी पसंद नहीं करती मंजू के दिल में तीर की तरह चुभ गया। संजू की निस्वार्थ भावना और अपने प्रति इतना बड़ा त्याग देखकर मंजू का सारा घमंड और लालच पल भर में टूटकर बिखर गया। चलो मंजू, अब रात बहुत हो गई है। राजकुमार अकेले सो रहे होंगे, चलकर लेट जाते हैं। सुबह हमें आगे का सफर भी तय करना है। संजू अपनी बहन का हाथ पकड़कर वापस उसी पेड़ के नीचे ले आई। राजकुमार उनसे पहले ही वहां पहुंचकर सोने का नाटक करने लगे थे। दोनों बहनें राजकुमार के बगल में लेट गईं, लेकिन मंजू की आंखों से नींद उड़ चुकी थी। संजू की कही हुई एक एक बात उसके दिमाग में गूंज रही थी। मेरी अपनी बहन ही मुझसे नफरत करती है। नहीं संजू, नहीं, तुम गलत सोच रही हो। मैं तुमसे नफरत नहीं करती। मैं तो रूप रंग के घमंड में अंधी हो चुकी थी। तुमने आज मेरे लिए अपनी खुशी कुर्बान कर दी, लेकिन मैं तुम्हें झूठा साबित करके रहूंगी। मैं तुम्हें साबित करूंगी कि तुम्हारी छोटी बहन तुमसे बहुत प्यार करती है। अब उस जादुई आईने पर पहला हक सिर्फ और सिर्फ तुम्हारा होगा। मंजू की आंखों से पछतावे के आंसू बहते रहे और इसी सोच के साथ भोर होने से पहले उसे नींद आ गई। अगली सुबह की पहली किरण के साथ ही तीनों यात्री संजू, मंजू और राजकुमार वीरवर्धन उठ खड़े हुए। रात के उस भावुक वाकये के बाद मंजू का दिल पूरी तरह बदल चुका था। उसके चेहरे से घमंड गायब था और संजू के प्रति असीम सम्मान झलक रहा था। तीनों बिना समय गवाए जंगल के अंतिम छोर की ओर बढ़ते गए। झाड़ियों को चीरते हुए जैसे ही वे आगे बढ़े, उनके सामने एक विशाल और रहस्यमयी मायावी गुफा नजर आई। गुफा के चारों तरफ नीली और बैंगनी रोशनी चमक रही थी। संजू, मंजू, ध्यान से। यही वो मायावी गुफा है जिसके बारे में उस औरत ने बताया था। अंदर कोई भी खतरा हो सकता है। तीनों दबे पांव गुफा के अंदर दाखिल हुए। गुफा के बिल्कुल बीचों बीच एक बहुत बड़ा स्वर्ण नक्काशी वाला जादुई आईना रखा हुआ था। आईने को सामने देखते ही संजू को रात में अपनी बहन से किया हुआ वादा याद आ गया। मंजू, देखो, तुम्हारा सपना तुम्हारे सामने है। जाओ मंजू, इस जादुई आईने के सामने खड़ी हो जाओ और अपनी सुंदरता की पहली इच्छा मांग लो। आज तुम्हारा वो सपना पूरा होगा जो तुम हमेशा से चाहती थी। लेकिन मंजू अपनी जगह से टस से मस नहीं हुई। मंजू की आंखों से पछतावे के आंसू बहने लगे। नहीं संजू, नहीं, अब मैं वो भूल कभी नहीं करूंगी। मैंने अपने गोरे रूप के अहंकार में आकर तुम्हें बहुत दर्द दिया है। तुमने हमेशा मुझसे निस्वार्थ प्रेम किया और मैंने बदले में सिर्फ जलन और नफरत दी। इस जादुई आईने पर पहला और आखिरी हक सिर्फ और सिर्फ तुम्हारा है संजू। पर मंजू, तुम तो राजकुमार को। संजू, राजकुमार ने तुम्हारे चेहरे का सावलापन नहीं, तुम्हारे दिल की पाकीज़गी और सुंदरता को देखा था। अगर आज भी मैं आगे बढ़ी तो मैं अपनी ही नजर में गिर जाऊंगी। प्लीज संजू, अपनी बहन की खातिर आज तुम्हें इस आईने के सामना जाना ही होगा। जो भी करना है जल्दी करो। इस गुफा में मायावी शक्तियां जाग रही हैं। संजू, तुम्हें अपनी बहन का मान रखना चाहिए। अपनी छोटी बहन का इतना सच्चा प्यार और हट देखकर संजू और रोक न सकी। वो बहते आंसू के साथ उस जादुई आईने के सामने जाकर खड़ी हो गई। जैसे ही संजू का अक्स आईने पर पड़ा, आईना तेजी से चमकने लगा। हे जादुई आईने, मेरी बहन की खुशी के लिए मुझे सुंदरता प्रदान करो। इतना कहते ही आईने से एक सुनहरी रोशनी निकली और संजू को अपने घेरे में ले लिया। पल भर में संजू का सांवलापन गायब हो गया। उसकी त्वचा सोने जैसी चमकने लगी, उसके बाल रेशम की तरह लहराने लगे और उसका रूप किसी स्वर्ग की अप्सरा से भी अधिक सुंदर और दिव्य हो गया।
जब रोशनी शांत हुई तो सामने संजू नहीं बल्कि एक बेहद दिव्य और रूपवान राजकुमारी खड़ी थी। अद्भुत, बेइंतहा खूबसूरत। संजू, तुम तो दुनिया की सबसे सुंदर स्त्री बन चुकी हो। संजू की सुंदरता देखकर मंजू बहुत खुश हुई, लेकिन तभी अचानक साधु महाराज की कही हुई बातें मंजू के दिमाग में कौंध गईं। उसे याद आया कि वो बूढ़ी औरत कोई मददगार नहीं बल्कि एक दुष्ट जादूगरनी है जो इस आईने का गलत इस्तेमाल करना चाहती है। रुको राजकुमार जी, संजू, इस जादुई आईने को तुरंत नष्ट कर दीजिए, इसे फोड़ दीजिए। क्या मंजू, तुम ये क्या कह रही हो? संजू, गांव के बाहर जो साधु बाबा थे उन्होंने मुझे सब सच बता दिया था। जिस बूढ़ी औरत ने तुम्हें यहाँ भेजा है वो एक खतरनाक और दुष्ट जादूगरनी है। वो संजू का इस्तेमाल सिर्फ इस आईने तक पहुँचने के लिए कर रही थी। अगर ये आईना उस जादूगरनी के हाथ लग गया तो वो अपनी मायावी शक्तियों से पूरी दुनिया में तबाही मचा देगी। इसे तुरंत तोड़ना होगा। मंजू की बात सुनते ही राजकुमार वीरवर्धन को खतरे का एहसास हो गया। उन्होंने बिना एक पल गवाए अपनी भारी तलवार निकाली और पूरे बल के साथ जादुई आईने पर कर दिया। आईने के टूटते ही गुफा का मायावी असर समाप्त हो गया और चारों तरफ एक शांत और पवित्र रोशनी फैल गई। राजकुमार वीरवर्धन ने संजू की तरफ देखा। अब उसके पास न केवल दुनिया का सबसे सुंदर रूप था बल्कि वही साफ और पवित्र दिल भी था। राजकुमार संजू के सामने आदर से अपना हाथ आगे बढ़ाया। संजू, तुमने अपने त्याग और सादगी से मेरे दिल को जीत लिया है। क्या तुम मेरी जीवन संगिनी बनकर मेरे राज्य की रानी बनना स्वीकार करोगी? संजू का दिल खुशी से भर आया, लेकिन उसने खुद कोई फैसला लेने से पहले मुड़कर अपनी छोटी बहन मंजू की तरफ देखा। उसकी आंखों में अपनी बहन की सहमति का सवाल था। संजू, मेरी तरफ क्या देख रही हो? हाँ, कह दो, रिश्ता बिल्कुल पक्का है। आखिरकार मेरी प्यारी बहन को एक सच्चा और पराक्रमी राजा जो मिल गया है। दोनों बहनें एक दूसरे के गले लग गईं और आंखों में खुशी के आंसू भर आए। संजू को उसका सच्चा सम्मान और प्यार मिल चुका था और मंजू को